आप सभी को नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग एक्सीलरेशन पढ़े थे, यानी कि गति का ये पार्ट होता है। गति हम लोग शुरू कर चुके हैं। गति में दूरी और विस्थापन, चाल एवं वेग को पढ़ चुके हैं। उसके साथ ही साथ त्वरण को हम लोग कल पढ़े थे और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि गति कितने तरह से हो सकते हैं। गति की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, गति तीन तरह से डिस्कशन करेंगे। पहला रेखीय गति और दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा प्रक्षेप गति। रेखीय गति की अगर बात करें हम लोग, रेखीय गति रेखीय गति का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, यानी सड़क पर जो कोई गति कर रहा है, सीधे सड़क पर या फिर सीधे मार्ग पर कोई गति कर रहा है, तो वो रेखीय गति कहलाता है। रेखीय गति में या तो उसका चाल या वेग समान होगा और या फिर असमान होगा। जब समान होगा तो इसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो जीरो होता है। जब गति समान होगी, एक समान चाल से या फिर एक समान वेग से कोई गति कर रहा है, तो उसका जो त्वरण होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि मान लीजिए ये त्वरण है और अगर कोई एक समान वेग से चल रहा है, वस्तु बिंदु ए पर है तो 10 की स्पीड में है या फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है या फिर वेलोसिटी से, वेग से चल रही है, और बिंदु बी पर जब पहुंच रही है तो यहाँ भी देख रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से या फिर वेलोसिटी से चल रही है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है, डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि ये एक समान चाल या फिर एक समान वेग से चल रही है। और एक समान वेग मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, 10 है और 10 ही है। इसका मतलब अगर परिवर्तन निकालना होगा तो परिवर्तन 10 लास्ट में भी था और पहले भी था। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए ये हम लोग जब कवर किए हैं तो यहाँ 1 मिनट या फिर 1 घंटा तक देख रहे हैं। 1 घंटा समय लेने के बाद भी उसका स्पीड जो है वो 10 ही है, और 1 घंटा जब पुट करेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो जीरो, यानी 0/1। इट मीन्स जीरो, जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो आएगा। जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, परिवर्तन नहीं है। त्वरण तभी कुछ न कुछ संभव होता है जब उनके वेग में परिवर्तन होता है। हमें वैल्यू से लेना देना नहीं होता है, हमें सिर्फ परिवर्तन देखना है कि कुछ इनका डिफरेंस है। डिफरेंस अगर कुछ भी होगा तो कुछ न कुछ वैल्यू देगा, और डिफरेंस नहीं होगा तो वैल्यू नहीं देगा। और असमान में यही होता है। अगर कोई वस्तु या फिर रेखीय गति कर रहा है, कोई वस्तु रेखीय गति कर रहा है, तो उसका जो त्वरण होगा वो कुछ न कुछ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब असमान चाल होगा, असमान वेग होगा, तो ये डिफरेंस आएगा। ये जब समान नहीं होगा, ये 10 है, अगर ये 15 कर दिया जाए तो इसमें कुछ डिफरेंस मिलेगा, 15 - 10 का, और ये वैल्यू 5 आएगी। इसका मतलब त्वरण भी 5 निकल करके आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ये जो कुछ न कुछ वैल्यू निकल करके आ रही है, वो कब आ रही है? जब रेखीय गति में उसका वेग असमान हो, मतलब समय समय पर वो परिवर्तित होता हो। परिवर्तित रहेगा तो कुछ न कुछ त्वरण मिलेगा, और अगर समान रहेगा तो त्वरण शून्य होता है। और अगर बात करें वृत्तीय गति की, वृत्तीय गति में अगर बात करें हम लोग, वृत्तीय गति की बात करें हम लोग, तो वृत्तीय गति में जब हम लोग रेखीय गति पढ़ रहे थे तो उसमें जो विस्थापन कवरेज हो रहा था वो रेखीय विस्थापन था। रेखीय गति के कारण जो विस्थापन मिल रहा था, प्राप्त हो रहा था, वो रेखीय विस्थापन था। लेकिन वृत्तीय गति में जो विस्थापन उत्पन्न होगा वो कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन होगा। वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करे, जैसे मान लीजिए वृत्त है और इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या ये R है, त्रिज्या R है, और यहाँ कोई वस्तु बिंदु A पर स्थित है और यहाँ से गति करना प्रारंभ करेगी इस तरह से, और गति करेगी जब, तो इसका जब ये वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु गति करेगा तो उसका त्वरण कुछ न कुछ होता है। और त्वरण एक समान चाल से, एक समान वेग से गति करेगा तब नहीं होता है। ये इसमें दिशा परिवर्तन के कारण, वृत्तीय गति में दिशा परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। वृत्तीय गति में जब दिशा परिवर्तन होता है
वृत्तीय गति में दिशा परिवर्तन के कारण त्वरण प्राप्त होता है। यहाँ मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, ये वृत्तीय पथ है जिसका वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। बिंदु A पर कोई वस्तु है और ये अगर सीधे जाएगा तो ये इसके नीचे की तरफ केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल कार्य करता है जो इसे दिशा को परिवर्तित करता है, और दिशा परिवर्तन के कारण यहाँ से त्वरण कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तो ये अगर इसमें कोई अभिकेंद्री बल ना कार्य करे तो ये सीधे आगे निकल जाएगी। यहाँ जो वस्तु है, अगर केंद्र की तरफ अगर कोई बल ना लगाया जाए, अभिकेंद्री बल ना लगाया जाए, तो वो वस्तु आगे की तरफ मूव कर जाएगी। ये जगह जगह पर इस तरह से ये चारों ओर वृत्त के मूव करेगी, इस तरह से गति करती है और लगातार हर क्षण अपनी दिशा को परिवर्तित करती है, और वो दिशा परिवर्तन के कारण हमारा कुछ न कुछ त्वरण प्राप्त होता है। जो त्वरण प्राप्त होता है वो वृत्तीय गति के कारण प्राप्त होता है, और इस पथ को हम लोग कहेंगे वृत्तीय पथ, और ये जो मोशन है उसे हम लोग कहेंगे वृत्तीय गति। और ये वृत्तीय गति क्यों संभव होता है? क्योंकि इसके केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, और इसके जस्ट अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सबसे कम यहाँ नीचे की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स, और ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ और सेंट्रीपेटल फोर्स नीचे की तरफ, और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और नीचे यहाँ टेंशन जो आएगा, तनाव जो आएगा वो जीरो आता है। और तनाव जब जीरो आएगा तो यहाँ कोई भी फोर्स बीच में सेंटर में कोई भी फोर्स कार्य नहीं करता है, और ये इस तरह से डायरेक्टली दिशा सब परिवर्तित करते रहते हैं। और जब भी इसके दिशा की बात आए, जब कोई सर्कुलर मोशन में गति करेगा तो इसकी दिशा अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे, और ये स्पर्श रेखा, जो भी स्पर्श रेखा दिख रही है वो उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करती है और दिशा को बताती है। हम लोग वृत्तीय गति की सीधी रेखा में गति करेगा तो रेखीय विस्थापन होगा, और वृत्तीय गति करेगा तो वो कोणीय विस्थापन होगा। अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो अगर कोई सर्कुलर पाथ है जिसकी त्रिज्या O, जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है, ये कोई वस्तु है जो बिंदु A पर स्थित है और यहाँ से बिंदु B पर ट्रेवल कर रही है, घूम करके जा रही है, और जिसका कोणीय विस्थापन थीटा है, और इसका जो चाप होगा जिसे हम लोग कहेंगे रेखीय विस्थापन होगा या फिर चाप होगा, वो यस होगा। हमें पता है चाप बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना होगा, थीटा, और चाप है यस, और त्रिज्या कैपिटल R से जब मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो यस इज इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल R। यस यहाँ से इसका रेखीय विस्थापन होगा, रेखीय विस्थापन, और थीटा कोणीय विस्थापन। यस रेखीय विस्थापन होगा और ये थीटा कोणीय विस्थापन होगा, और R इसकी त्रिज्या है। अब रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन को अगर कैलकुलेट करना चाहें हम लोग तो रेखीय विस्थापन क्या होता है, रेखीय विस्थापन यस है, और अगर विस्थापन है, विस्थापन इक्वल टू ये समय के साथ परिवर्तन होगा, विस्थापन में अगर समय के साथ परिवर्तन किया जाएगा तो ये रेखीय वेग निकल करके आता है, रेखीय वेग।
रेखीय वेग, और रेखीय वेग होता है v, रेखीय वेग और रेखीय विस्थापन यस बट्टे टी। और यहाँ अगर कोणीय वेग की बात करें, कोणीय वेग की बात करें तो कोणीय विस्थापन के समय परिवर्तन की दर कोणीय वेग यानी कि ओमेगा कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और ओमेगा इक्वल टू रेखीय विस्थापन, यहाँ कोणीय विस्थापन यस होता है और रेखीय विस्थापन यस होता है और कोणीय विस्थापन थीटा। तो थीटा कोणीय विस्थापन थीटा अपान टी कोणीय विस्थापन के समय परिवर्तन की दर या फिर कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। और यहाँ से ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान टी और v इक्वल टू यस अपान टी, यानी कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध प्राप्त हो गया है। एक फार्मूला निकल करके आ गया है। ये वैल्यू हम नीचे पुट करेंगे। कैसे? अब रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में रिलेशन पता है, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड में टी से अगर डिवाइड कर दें, समय से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा यस अपान टी और इक्वल टू थीटा इंटू आर बाई टी। यहाँ यस अपान टी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं v और थीटा अपान टी के जगह पर लिख सकते हैं ओमेगा और इंटू आर है। तो ये रिलेशन मिल जाएगा कोणीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध प्राप्त हो जाएगा। ये जो होगा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध प्राप्त होगा। ये रिलेशन जो होगा वो कोणीय वेग, रेखीय वेग इज इक्वल टू कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। वेग में एक रिलेशन आया यहाँ से, रेखीय वेग इक्वल टू कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, और ये वेग परिवर्तन की दर, यहाँ विस्थापन परिवर्तन की दर हम लोग निकाले हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर रेखीय वेग या फिर वेग कहलाता है। उसी तरह से यहाँ अगर समय से डिवाइड कर दिया जाए तो वो वेग परिवर्तन की दर होगा, जो हम लोग कहेंगे रेखीय वेग है तो निकल करके आएगा रेखीय त्वरण। और त्वरण में एक फार्मूला हम लोग और लिख सकते हैं, जो त्वरण निकल करके आएगा कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या। ये हमारा त्वरण निकल करके आ जाएगा। अब इस पर अगर आधारित कोई प्रश्न आ रहा है, अगर कोई वस्तु है जो सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है, घूम रही है, सर्कुलर पाथ पर अगर वृत्तीय गति कर रही है, तो वृत्तीय गति के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कोणीय त्वरण और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा। ये वृत्तीय गति के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होगा वो त्वरण कोणीय त्वरण और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति को हम लोग समझते हैं। प्रक्षेप गति क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ कोई भी व्यक्ति है, उसका हमेशा पोजीशन ओरिजिन के क्रॉस निकाला जाता है। यहाँ मान लीजिए बिंदु O पर कोई व्यक्ति है जो थीटा कोण पर किसी बॉल को फेंक रहा है, और फेंकेगा तो कुछ दूर आकर के गिरेगा। इस तरह से बॉल आकर के गिरेगा। ये जो अधिकतम ऊंचाई होगी, जितना ऊंचाई तक जाता है, जितना ऊपर जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं अधिकतम ऊंचाई यानी h। अधिकतम ऊंचाई। और यहाँ जब जैसे v वेग से स्टार्टिंग में u वेग से कोई वस्तु को फेंका जा रहा है, कोई बॉल को फेंका जा रहा है u वेग से, स्टार्टिंग का ये u वेग है, और ये u वेग कुछ ऊंचाई तक जा करके यहाँ इसका u शून्य हो जाएगा। उसके बाद आगे आकर के v वेग से ये कंटिन्यू करेगा और यहाँ आकर के पुनः
जीरो हो जाएगा। मतलब ये है कि जिस वेग से यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा उतना ही वेग से अंत में आकर के रुकेगा। इसका मतलब यहाँ का जो वेग होगा यहाँ के वेग के दोनों बराबर होगा। और ये जो पाथ होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना दूरी तय करेगा, जितना समय में दूरी तय करेगा उतना ही समय में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे मान लीजिए ये बिंदु O है और यहाँ बिंदु A और यहाँ मान लिया जाए बिंदु B है। यहाँ से किसी वस्तु को, किसी बॉल को फेंका गया है और ये जितना दूर जाकर के गिरेगा, जितना दूरी पर गिरता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेंज या फिर परास, रेंज या इसी को हम लोग कहते हैं परास। और ये हाइट है, अधिकतम ऊंचाई यानी कि हाइट है। और जितना समय O से लेकर के A तक आने में लगा है, यहाँ मान लीजिए O से लेकर के A तक पहुँचने में T1 समय लग रहा है और A से लेकर के B तक पहुँचने में T2 समय लग रहा है। तो जो इसका T1 समय होगा, ये T1 समय बराबर होगा T2 समय के, और ये T1 और T2 दोनों बराबर लगेंगे। जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। T1 T2 बराबर होगा और T1 का जो वैल्यू आएगा, T1 इज इक्वल टू U साइन थीटा बट्टे G, और T2 बराबर भी होगा U साइन थीटा बट्टे G। ये T1 T2 आपस में दोनों बराबर होंगे। और यहाँ अगर इसको एंगल को निकालना चाहें हम लोग, तो ये जो एंगल नीचे की तरफ, ये U वेग से जो थीटा कोण पर जा रहा है, ये U नीचे की तरफ जब आता है, कोण की तरफ जब सटता है, तो सटे तो कास होता है और हटे तो साइन होता है, यानी कि ये U कास थीटा। और ये जब ऊपर जाएगा, इसका घटक करेंगे हम लोग, जब घटक करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये U साइन थीटा। मतलब कहने का ये है कि ये जो U कास थीटा है ये रेखी गति करवाता है, और ये जो U साइन थीटा है ये वृत्तीय या फिर कोणीय गति करवाता है। इस तरह से ये U साइन थीटा ऊपर की ओर लेकर के जाएगा और U कास थीटा इसके लंबवत समांतर लेकर के जाएगा, आगे की ओर लेकर के जाएगा। तो U कास थीटा आगे की ओर लेकर के जाएगा और U साइन थीटा ऊपर की ओर लेकर के जाएगा, और ये दोनों बराबर होंगे। जो हमारा आवर्तकाल समय निकल करके यहाँ से लेकर के जब इस वस्तु को छोड़ा गया और ये वस्तु जब गिरी इसके जस्ट पहले, दोनों का समय, इसी को कहते हैं हम लोग उड्डयन काल। उड्डयन काल T बराबर होता है, ये हाफ T होगा T1 और प्लस T2 के योग के, और ये जो T निकल कर के आएगा U साइन थीटा बट्टे G और प्लस U साइन थीटा बट्टे G, दोनों का योग करेंगे तो T इक्वल टू निकल कर के आएगा U साइन थीटा 2 टाइम्स बट्टे G। ये हमारा टाइम निकल करके आ जाएगा T इक्वल टू 2U साइन थीटा बट्टे G। ये उड्डयन काल होता है। उड्डयन काल का मतलब वो ये होता है कि कितना समय ये फ्लाइट पर था, ऊपर था, ये वस्तु कितना समय ऊपर था, उसका जो समय काल रहा, वो जो समय काल होगा वही उड्डयन काल कहलाता है। मतलब ये है कि जैसे वस्तु को छोड़ेंगे हवा में ऊपर की ओर, और जब वस्तु नीचे की तरफ ना आए उससे जस्ट पहले, नीचे आने से जस्ट पहले वो उसके बीच का जो समय होगा, यानी कि T1 प्लस T2 जो समय होगा वही उसका उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं हम लोग। और ये निकल करके आएगा T इक्वल टू 2U साइन थीटा। अब हम लोग अधिकतम ऊंचाई की बात करें, अधिकतम ऊंचाई निकालें। अधिकतम ऊंचाई H इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे G 2G।
ये 2g होता है। अब ये अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम कब होगा, ये डिपेंड करेगा साइन थीटा पर। और थीटा अधिकतम कब होता है, थीटा सबसे न्यूनतम 0 डिग्री पर होता है और अधिकतम 90 डिग्री पर होता है। थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री पुट करें तो ये मैक्सिमम जाएगा। यानी जो अधिकतम ऊंचाई होगा कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री पुट करेंगे तब जो ऊंचाई होगा वो अधिकतम होगा। और यहीं अगर रेंज की बात करें, परास की बात करें हम लोग, परास अगर यहाँ रेंज निकालने हम लोग, रेंज यानी कि कैपिटल आर, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे जी, ये थीटा कब होगा, ये अधिकतम परास कब जाएगा, जब 2 थीटा का मान 90 डिग्री होगा। और 2 थीटा का मान, 2 थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अधिकतम रेंज कब होगा, ये मैक्सिमम रेंज दूर तक कब जाएगा। कोई वस्तु अगर प्रक्षेपित किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, इसका मतलब अगर कोई भाला फेंक रहा है कोई, या फिर बाल फेंकेगा, तो अगर 90 डिग्री पर कोई बाल फेंकेगा तो अधिकतम ऊंचाई, अगर अधिकतम ऊंचा फेंकना है तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री पर फेंकते हैं। और अधिक दूर तक जब फेंकना होगा तो ये 45 डिग्री पर अगर फेंके हम लोग तो ये वस्तु दूर तक जाएगी। और 90 डिग्री पर अगर किसी वस्तु को फेंकें तो वो अधिकतम ऊंची जाएगी। ये प्रक्षेप गति, ये 2-3 फार्मूला है, इसको लर्न करना है। जैसे ये रेंज हो गया और उड्डयन काल, और यहाँ से अधिकतम ऊंचाई, ये 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण है, तीनों लर्न करना जरूरी है। तभी अगर ये फार्मूला याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल बनाना मुश्किल होगा, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ही हमें न्यूमेरिकल को पहुंचाने, न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन तक पहुंचाने में आसानी होता है, यही सहायक होते हैं। तो ये तीनों फार्मूला लर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग प्रक्षेप गति और रेखीय गति, वृत्तीय गति हम लोग पढ़े हैं। जैसा कि समझे हैं कि रेखीय गति, अगर एक समान रेखीय गति हो रहा है, समान वेग में परिवर्तन ना हो, वेग समान हो तो त्वरण 0 होता है, और वेग में परिवर्तन हो तो कुछ न कुछ त्वरण होता है। इसी तरह से हम लोग वृत्तीय गति समझे हैं। वृत्तीय गति के कारण, जितना वृत्तीय गति के कारण जो त्वरण होता है, त्वरण को कैलकुलेट किए हैं और वो फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और प्रक्षेप गति का जो अधिकतम ऊंचाई हुआ, रेंज हुआ, या फिर उड्डयन काल हुआ, ये चीज़ें समझे। इसी पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो एलपी, रेलवे या फिर अग्निवीर वगैरह जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स और फिजिक्स के जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन, मोर देन क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।